नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम माहौल टाइट है। माहौल टाइट में आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे आपदा काल की। लेकिन ये आपदा काल आ क्यों रही है, इस पर कभी आपने विचार किया है? पहाड़ क्यों दरक रहे हैं, क्यों पहाड़ों पर इस तरह की तबाही हो रही है? आज ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में इस वक्त बादल तोड़ तबाही मची हुई है। केदारनाथ यात्रा के पैदल मार्ग पर कई जगह लैंडस्लाइड हो रही है। पहाड़ दरकने के चलते सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं। सोनप्रयाग में आज देखते ही देखते पहाड़ दरकने लगा, और पहाड़ छोटा मोटा नहीं, पूरा बड़ा की बड़ा पहाड़ दरकने लगा। बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। लैंडस्लाइड की ये खौफनाक तस्वीरें जी मीडिया के कैमरे में कैद हो गई। सिर्फ सोनप्रयाग नहीं, अब केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, चाहे हम बात करें भीमबली, अल्मोड़ा, हर जगह तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। ये उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल का भी यही हाल है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं लैंडस्लाइड के कारण बड़े बड़े हादसों की खबर आ रही है। उत्तराखंड में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से केदार घाटी में 1000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए सभी विभाग अलर्ट पर है। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को निकालने के लिए चिनूक और MI हेलीकॉप्टर भेजा जा चुका है। लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन खराब मौसम और बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा डाल रहा है। तो 5 तस्वीरें हम जरा आपको दिखाते हैं दर्शकों को। दरकते पहाड़ की, नदियों में सैलाब की, आपदा की घड़ी जिंदगी पर कैसे भारी पड़ रही है। पहाड़ों में विकास हो रहा है, लेकिन वो विकास कहीं सर्वनाश को दस्तक तो नहीं दे रहा है, क्योंकि सर्वनाश की तस्वीरें आ रही है। कुदरत की मार, कौन जिम्मेदार? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लैंडस्लाइड, सैलाब से जिंदगी बेहाल है। अब ये देखिए बड़ा लैंडस्लाइड, ये जी मीडिया पर आप देख रहे हैं। इस तरह से ये बड़ा लैंडस्लाइड। डरा रहे दरकते पहाड़, सिरहन पैदा कर रहे सैलाब। कुदरत का सितम जारी, जिंदगी पर प्रलय भारी। संकट में जान, देवदूत बने NDRF जवान। मैदान हो या पहाड़, हर जगह इंसान को कुदरत के क्रोध का सामना करना पड़ रहा है। मैदान में बाढ़, बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ दरक रहे हैं। टूटते पहाड़ की तस्वीर सोनप्रयाग की है। केदारनाथ यात्रा के रास्ते में सोनप्रयाग में एक बड़ा लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क का कुछ हिस्सा बह गया, जिसकी वजह से केदारनाथ धाम यात्रा में गए यात्री फंस गए और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए NDRF की टीमें लगी हैं। लैंडस्लाइड का ये पूरा वाकया जी मीडिया के कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है। इस वक्त मैं सोनप्रयाग से ऊंचाई पर हूँ। केदारनाथ का रास्ता कई जगह टूटा है। ठीक सामने देखिए, मेरे से करीब 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पर आपको लोग नजर आ रहे हैं। SDRF नजर आ रही है, NDRF नजर आ रही है। बीच का पैच पूरा टूट चुका है और ऐसे में इन लोगों को उस तरफ से इस पार लाना है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि कल रात जो बारिश हुई उसकी वजह से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। उत्तराखंड की तरह हिमाचल प्रदेश भी इस वक्त कुदरत की मार झेल रहा है। यहाँ मंडी में बादल फटने से नदियों में सैलाब उमड़ आया है। मंडी जिला में बहने वाली ब्यास नदी ऐसे उफान पर बह रही है जैसे जो सामने आएगा उसे अपने आगोश में ले ले। इस वक्त हम लोग हिमाचल प्रदेश के मंडी में मौजूद हैं और मंडी की अगर आपको हम लोग तस्वीर दिखाएं तो आप तस्वीरों में आप देखिए कि पंचवक्त मंदिर के ठीक सामने ये जो ब्यास नदी बह रही है, ब्यास नदी लगातार उफान पर है और लगातार इसने अपने तटों को काटना भी शुरू कर दिया है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से पानी ऊपर की तरफ आ रहा है लगातार, और किसी भी वक्त जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में मंडी, मनाली, कुल्लू, इन 3 जगहों पर 3 दिन का IMD का अलर्ट भी है भारी बारिश का, और इसके अलावा बादल फटने का भी अलर्ट है। बहरहाल पहाड़ी राज्यों में भारी तबाही देखने को मिल रही है। कहीं बादल फटने से नदियां पानी से लबालब हो गई हैं, तो कहीं पहाड़ पत्ते की तरह बिखर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। ये बड़ा लैंडस्लाइड जो माहौल टाइट बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात कर, पहाड़ क्यों दरक रहे हैं, क्यों पहाड़ों पर यह आपदा आ रही है।
आपको बता दें सुरेंद्र डसीला हमारे साथ आएंगे केदारनाथ। एक खास मेहमान सुशील द्विवेदी जी भी हैं, पर्यावरणविद हैं। सुशील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं ग्राउंड का रुख कर लेता हूं। ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ केदारनाथ से सुरेंद्र डसीला है। सुरेंद्र, क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि पहाड़ों में जगह जगह आपके कैमरे में जो तस्वीरें कैद हो रही है वो भयानक और भयंकर तस्वीरें हैं, दिखा रहा है कि कैसे पहाड़ों पर तबाही हो रही है। देखिए बिल्कुल जेपी, इस वक्त मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैं सोनप्रयाग केदारनाथ में मौजूद हूं और आप देखिए ठीक सामने जो बड़ा लैंडस्लाइड हम सुबह दिखा रहे थे वो लैंडस्लाइड अभी रुका हुआ है। यहाँ हल्की बारिश शुरू हो गई है, बीच में बारिश तेज़ थी लेकिन अभी हल्की हो चुकी है और जो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू थे वो बंद हो चुके हैं क्योंकि मौसम पूरी तरीके से ख़राब है, वैली पैक है, रात में भी बारिश हो सकती है, बादल लगे हुए हैं और अभी पैदल जो रेस्क्यू चल रहा था वो अभी भी लगातार जारी है। देखिए सबसे बड़ी चुनौती यही है जो ये लैंडस्लाइड, इस बार लैंडस्लाइड केवल एक जगह पर नहीं है, सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में लैंडस्लाइड है और इसके बाद भीमबली पे बड़ा लैंडस्लाइड है। ऐसे 3 से 4 पैच है जहाँ पर सड़क पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, यानी आगे रास्ता रिस्टोर करने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त और लगेगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि लोगों की संख्या ज़्यादा है, लोग अभी 2,500-3 हज़ार हैं जो करीब फंसे हुए हैं और लिंचौली में जो लोग फंसे हुए थे कुछ लोग नीचे गौरीकुंड की ओर आ गए ताकि वो पैदल रास्ते से निकल सके, कुछ लोग ऐसे थे जो ऊपर की ओर चले गए जिनको लगा कि हेली से उनका रेस्क्यू हो जाएगा। तो कल जब मौसम साफ होगा तो दोबारा से ये रेस्क्यू कार्य शुरू होगा, लेकिन लैंडस्लाइड यहाँ सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त है। बिल्कुल, लैंडस्लाइड एक बड़ी चुनौती है। जल्दी से एक बार रुक रामानुज का भी कर लेते हैं, देहरादून से हमारे चल रहे हैं। रामानुज, आप राजधानी में है, राजधानी की बात करें तो राजधानी में भी लगातार बारिश हो रही है, लेकिन राजधानी के अंदर पूरा डेटा आता है कि क्या स्थिति है पहाड़ों की। अभी जिस तरह केदारनाथ के तस्वीरें भी हमारे सहयोगी दिखाई रहे सुरेंद्र डसीला, लेकिन वजह क्या है जो ये तबाही हो रही है? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जयप्रकाश की आखिर लैंडस्लाइड होने की वजह क्या है और इससे बचा क्या जा सकता है। जिस तरह से सवाल उठता है कि क्या ये मानव निर्मित है या फिर ये प्राकृतिक है। कुछ स्थानीय लोग भी हैं और राजधानी देहरादून में भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। पिछले 2 दिन से जिस तरह निरंतर बारिश हुई है उससे आम जनमानस अस्त व्यस्त हुआ है, उसको भी परेशानियां हुई है। इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर में जिस तरह से हर साल बारिश के मौसम में ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या वजह आ रही है इसके पीछे? वजह तो दोनों है, प्राकृतिक भी है, कुछ हमारी मानव जनित भी है। अगर जो प्रकृति का संरक्षण जरूरी है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे हमारे पहाड़ों में रोडों का कटाव है, सड़कें टूटी हैं या जो सड़कें नेचुरल टूटी हैं, प्राकृतिक आपदा तो कहीं भी आ सकती है। लेकिन कुछ का यह है कि जो निर्माण हम लोगों ने किए हैं, नए नए निर्माण, मतलब विकास के लिए जो निर्माण किए गए, शायद हम उन्हें मशीनरी से तोड़ते या मतलब जो हमने उपकरणों का इस्तेमाल किया, अगर हम उनको उचित रूप से करते या उसको एक अच्छे तरीके से करते तो शायद वो बच सकती थी। तो आप लोग क्या मानते हैं कि इसके पीछे कोई प्रशासनिक यानी कि प्रशासन की कमी रहती है या प्राकृतिक तौर पर इस तरह की आपदाएं आती हैं? इसमें मेरा मानना ये है कि दोनों ही इसमें वो हैं, जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब भी आपदा आने से पहले अगर थोड़ा कुछ ठोस कदम उठा लिए जाएं तो ये हमारे प्रशासन की जिम्मेदारी है। और प्राकृतिक तो है, प्रकृति के आगे तो मानव बहुत बोना है, उसके आगे कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ये है कि मैं मानती हूँ कि दोनों की ही अपनी अपनी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, आप लोग क्या मानते हैं? आप बिल्कुल युवा हैं, आपने देखा है 2 दिन से बारिश हुई है, तो क्या स्थिति है इसके पीछे? इसके पीछे मेन तो प्रकृति का ये है कि प्रकृति के आगे कोई कुछ पहुँचता है। वहाँ पर ये है कि हमें पहले से सावधानी रखनी पड़ती है थोड़ी सी, कि हम अपने बचाव कैसे कर सकते हैं और अब क्या चीज़ हम जो ना करें जिस वजह से जो ऐसी घटनाएं वो ना हो। तो देखिए, बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके पास भी, दोबारा लौटूंगा हमारे साथ, क्योंकि सुशील द्विवेदी जी हैं, पर्यावरणविद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सुशील जी, हमारे सहयोगी रामानुज जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये प्राकृतिक आपदा है या मानव निर्मित आपदा है? देखिए, प्राकृतिक आपदाएं तो बहुत पहले से शर्मा जी आती रही हैं। आपको और हमको बचपन से याद है कि हम और आप लोग जब बारिश आती थी, चाहे हमारे मैदानी इलाकों में हो या पहाड़ों पर हो, हम लोग खुशियां मनाते थे, हम लोग खुशी से सराबोर हो जाते थे। लेकिन कुछ सालों से हम और आप लोग देख रहे हैं कि बारिश चाहे वो पहाड़ पर हो या फिर जमीन पर भी हो, ये तबाही या लैंडस्लाइड या फिर विस्थापन का एक दूसरा नाम हो गया है। लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन जा रहा है और हमें आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा
दूसरी बात, जो विकास परियोजनाएं और अंधाधुंध विकास, अर्थात हम कह सकते हैं कि अनप्लान्ड जो डेवलपमेंट हुआ, उसके चलते उत्तराखंड पिछले कुछ सालों में भयानक आपदाएं झेल चुका है। नहीं सुशील जी, फिर यही माना जाए कि जो हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, सुशील जी जो हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, लगातार कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, ये जो स्थितियां हम खुद जो इंसान कर रहा है वो एक सबसे बड़ी जिम्मेदार है। प्राकृतिक आपदा तो आती रही है। जी जी, देखिए जो सड़कें बनाई गई, जैसे ऑल वेदर रोड जिसका आप जिक्र कर रहे, या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पन बिजली परियोजनाएं हैं, उसके आधार पर हमने क्या किया कि बहुत सारे पहाड़ों के वन खत्म कर दिए, मतलब फॉरेस्ट कवर उसका हटा ही दिया। हम कह सकते हैं कि पहाड़ जो होते हैं उनके ऊपर जो वन पाए जाते हैं वो उनका आभूषण होते हैं, हमने वनों को तो हटा दिया ना। अब वो पहाड़ सीधे सीधे बारिश के थपेड़े सहने करने लगे। और उत्तराखंड के पहाड़ जियोलॉजिकल सर्वे की दृष्टि से देखें, हम जियोलॉजी के अनुसार देखें तो ये एक प्रकार के भंगुर पहाड़ हैं। इनकी आयु अगर हम देखें तो बहुत ही नए ढंग से विकसित पहाड़ है, मतलब और पहाड़ों की अपेक्षा। लेकिन सुशील जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि देखिए जनसंख्या बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है और विकास भी करना है, लेकिन फिर रास्ता क्या है? अगर विकास भी तो चाहिए, लोगों के लिए विकास भी बहुत जरूरी है और पहाड़ी इलाकों में तो आप सुविधाएं पहुंचानी है तो ये चीजें करनी पड़ेंगी, फिर रास्ता बचता क्या फिर? नहीं शर्मा जी, विकास जरूर करना चाहिए, बट डेवलपमेंट विद लीस्ट डिस्ट्रक्शन करना चाहिए ना। नुकसान कम से कम हो प्रकृति का, प्रकृति के साथ मिलके हमें काम करना है ना, प्रकृति हितैषी जीवन जीना है ना, प्रकृति को भी तो देखना है, धरती सबकी है ना। हमें आपको ये नहीं सोचना है कि ये पहाड़ तो निर्जीव है, ये बोल नहीं रहे हैं। हमें और आपको बीरबल साहनी साहब की वो एक बात याद रखनी है कि जितना हमें और सारे संसाधनों की जरूरत है उतने पहाड़ों की भी है, मतलब डेवलपमेंट। ये एक बहुत बड़ी बात है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं लौटूंगा सुशील जी आपके पास, एक बहुत बड़ी बात है, पहाड़ों में जो नदियां हैं उसके अंदर तक घर बना लिए गए हैं, पहाड़ों में सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं पहाड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं पहाड़ों को मजबूत करते हैं, पहाड़ों की जड़ों, पहाड़ों को जमाए रखते हुए है। लेकिन सुरेंद्र, अगर बात करें सुरेंद्र असीला पूरे, क्योंकि आप केदारनाथ वाले रूट पर है जो सोनप्रयाग का इलाका है, वहां 1000 से भी ज्यादा लोगों के फंसे होने की बात बताइए, लेकिन अगर हम ओवरऑल उत्तराखंड की बात करें, ये अमूमन जो आपदा आ रही है, जो तस्वीरें हैं, जो भूस्खलन की तस्वीरें, ये बताया जा रहा है कि ज्यादातर पहाड़ी जिलों में यही हाल है, चाहे वो उत्तरकाशी हो, चाहे वो टिहरी हो या बागेश्वर हो, हर जगह इसी तरह की आपदा देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल जेपी, जो आपने बात की मैं आपको बताऊं, क्योंकि अब बारिश भी शुरू हो गई है तो मुझे छाता भी लेना पड़ेगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा दिक्कतें लैंडस्लाइड की जो हैं वो हमने अक्सर देखी हैं गढ़वाल रीजन में। इसका एक कारण है, गढ़वाल के पहाड़ बड़े हैं और गढ़वाल के जो पहाड़ हैं जहां लैंडस्लाइड ज़्यादा है वहां पानी से भरे हुए पहाड़ हैं, जो ऊंचाई वाली जगह है, जहां भी लैंडस्लाइड होगा आप ये समझ लीजिए वहां पानी रिसने का एक बड़ा कारण होगा। या दूसरी तरीके से अगर बात करें तो कोई कंस्ट्रक्शन, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो रेल के लिए टनल कंस्ट्रक्शन हो, ये भी कई बार उत्तरदायी होता है। लेकिन उत्तराखंड में इस बार अगर अधिकतर आप देखें तो बड़े जो लैंडस्लाइड है वो गढ़वाल रीजन में ही आपको दिखते हैं और हमेशा ये होता है। कहा जाता है कि कुमाऊं में जो पहाड़ हैं उनकी हाइट कम है, इसलिए वहाँ पर लैंडस्लाइड ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर बड़े प्रोजेक्ट आप देखेंगे तो वो भी इसका एक बड़ा कारण है, पहाड़ को सेट होने में एक समय लगता है। यहाँ की अगर बात करूँ मैं केदारनाथ वैली की, तो देखिए यहाँ तो 2013 के बाद से बड़े लैंडस्लाइड आते रहे हैं और ये जो लैंडस्लाइड हैं ये यहाँ के लिए आम बात है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जब रास्ते टूट जाते हैं, जब लोग फंस जाते हैं, वो एक बड़ी चुनौती बन जाती है और इस तरह के जो लैंडस्लाइड हैं वो फिर रेस्क्यू में बड़ी बाधा बन जाते हैं। और लगातार बारिश हो रही है तो आप ये समझिए कि जिस तरह से अब तक ये माना जा रहा था कि रेस्क्यू बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा, लेकिन अब ये आज का दिन भी पूरा चला गया। बारिश हो रही है, मौसम पैक है, तो इसलिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ये लैंडस्लाइड यहाँ चुनौती बन जाते हैं। लेकिन सुरेंद्र, आप मौके पर है, ग्राउंड पर है, क्या जो पर्यावरणविद हमारे साथ सुशील जी कह रहे हैं कि जो विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो विकास कहीं ना कहीं विनाश की तरफ लेकर जा रहा है पहाड़ों को?
देखिए बिल्कुल सही बात है। कई जगह देखा जाता है जहां पर हम टनल के लिए काम करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कई जगह लैंडस्लाइड होता है उसके वाइब्रेशन से। कई जगह हमने देखा सड़कों का हम कटान करते हैं तो फिर वहां आपको ऑल वेदर में चारों ओर कई बार बड़े लैंडस्लाइड दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का ये पूरा लैंडस्लाइड है ये भी इसी ओर इशारा करता है, क्योंकि 2013 के बाद जब रास्ते को दोबारा से बनाया गया था, जब रास्ते को काट के नया रास्ता तैयार किया गया था, तो लैंडस्लाइड जोन तब से ही एक्टिव है। और इस बार ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये सड़कें 3 से 4 जगह में टूट चुकी हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंस्ट्रक्शन और जो निर्माण होता है वो एक कारण बनता है। हाँ, एक बड़ा कारण बारिश भी है। बारिश बहुत ज्यादा है और बारिश कच्चे पहाड़ हो रही है पहाड़ों पर, वो कहीं ना कहीं आफत है। मैं लौट रहा हूं, सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी लौटूंगा। लेकिन पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और सड़कें, आपको बता दें कि अभी भी हजारों लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है, जिन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला की ये रिपोर्ट। केदारनाथ धाम से आने वाली मंदाकिनी डरा रही है। जहां पर मैं मौजूद हूं सोनप्रयाग में, आप देखिए मंदाकिनी का बहाव कितना ज्यादा है। और ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जब 2 दिन पहले इस मंदाकिनी ने तबाही इस पूरे क्षेत्र में लाई थी तो पानी कितना रहा होगा। यहां जहां मैं मौजूद हूं, यहां आपको देखकर यह पता चलता है कि किस कदर नदी अपने वेग से डरा रही है। ठीक सामने की तस्वीर देखिए, ये वो बड़ा पहाड़ जिस पर जो लैंडस्लाइड हुआ था, जी मीडिया लगातार दिखा रहा था। और अब आप देखिए जो लैंडस्लाइड के पत्थर गिर रहे हैं उसकी वजह से रेस्क्यू का जो डायरेक्शन है वो बदला गया। नदी के किनारे किनारे से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सामने आप देखिए नीचे नदी है, ऊपर से लोग रेस्क्यू हो रहे हैं। कितना मुश्किल है, कितना भयानक है, क्योंकि शाम होते होते इसका बहाव बढ़ने लगता है। यहाँ बारिश शुरू हो गई है और जब केदार वैली में बारिश होती है, ऊपरी इलाकों में बारिश होती है, तो मंदाकिनी का जलस्तर और तेजी से बढ़ता है। आगे से तस्वीरें और दिखाता हूं। आप देखिए किस कदर तमाम लोग जो रेस्क्यू के लिए यहां आ रहे हैं वो किस कदर लाए जा रहे हैं। दूसरी ओर गौरीकुंड की ओर से उनको नीचे यहां से नदी से ऐसे लाया जाता है और उसके बाद यहां से वो रेस्क्यू होते हैं। मेरे कैमरा पर्सन संदीप आपको और करीब से दिखाएंगे किस तरह से यहाँ रेस्क्यू हो रहा है। आप देखिए जहाँ मैं मौजूद हूँ ये मंदाकिनी है, 2 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं और यहाँ से ये पूरा पानी आपको डराता है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरा नुकसान हो रहा है। और मेरे संदीप बड़ौला आपको दिखाएंगे किस तरीके से पूरा ये जो मंदाकिनी का बहाव है वो कहीं ना कहीं किस तरह का है, ये आपको ज़रूर दिखाएंगे। संदीप मेरे पास आइए और ये दिखाइए किस तरह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि जब हम करीब पहुँचेंगे तो बता पाएंगे कि 2 नदियाँ यहाँ मिलती हैं और उसके बाद बहाव किस तरीके से बहुत तेज हो जाता है। जो लोग जा रहे हैं उनका जाने का रास्ता कितना खतरनाक है, यहाँ से करीब से आपको दिखाएंगे कि यहाँ आप देखिए 2 नदियाँ यहाँ इस जगह पर मिलती हैं और उसके बाद यहाँ से मंदाकिनी और उग्र हो जाती है। ये मंदाकिनी का जलस्तर जो लगातार बढ़ रहा है, सामने लोग इसके ऊपर से रेस्क्यू कर रहे हैं। कितना मुश्किलों भरा, कितना खतरनाक। तमाम एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, कोई हादसा ना हो। नीचे पानी है जो डरा रहा है, ऊपर पत्थर हैं, ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है जो बड़ा खतरा है। इसलिए ये रेस्क्यू बहुत मुश्किलों भरा है जो तमाम जगह हो रहा है। इसीलिए लगातार कहा जाता है कि बारिश के दिनों में पहाड़ों से थोड़ा दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये पहाड़ जितने खूबसूरत हैं उससे ज्यादा डराते हैं। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, सोनप्रयाग, केदारनाथ धाम। तो देखिए हमारे साथ रामानुज जी भी है। रामानुज, अगर आपके पास लोग हैं तो लोगों से एक बार सुझाव मांगे। क्या हम जो विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, विकास भी जरूरी है, ऐसे में वो क्या सुझाव देंगे कि अगर इस तरह की आपदाओं से बचना है तो करना क्या चाहिए फिर?
जयप्रकाश, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन आपने जिस तरह से केदारनाथ के आजकल के हालात देखे हैं, इसको लेकर स्टडी भी हुई है, जैसे कि वेयरिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। आपने जोशीमठ का भी मसला देखा है, लेकिन विकास को लेकर के लोग क्या सोचते हैं कि जिस तरह से प्रदेश में विकास की ज़रूरत है, अगर उसके नज़रिए से देखें तो अब बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल करना, रोड का कटान करना वाजिब है? नहीं, बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल करने लायक तो शायद मैं नहीं समझती, क्योंकि पूरे पहाड़ हिल रहे हैं। कई आपदाएं और कई घटनाएं इनकी वजह से हो भी चुकी हैं, जो पास्ट में पूर्व में हुई हैं। तो मैं नहीं समझती कि बड़ी मशीनों सुझाव के तौर पे क्या कहना चाहेंगी, क्या होना चाहिए? नहीं, छोटी मशीनों का रोडेज, सड़कें जरूरी हैं अभी तक, क्योंकि बिना सड़कों के कुछ नहीं है, लेकिन सड़कें जरूरी हैं, लेकिन उनका प्रकृति का संरक्षण भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात की आपने कि प्रकृति का संरक्षण भी हो लेकिन सड़क भी बने। तो कोई सुझाव है कैसे विकास होना चाहिए? हमारे सरकार द्वारा एक मनरेगा योजना चलती है, उसके अंतर्गत काफ़ी लोग पंजीकृत हैं। तो क्यों बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाए? थोड़ा उनको रोजगार के साधन मिले, ना बाहर की मशीनें मंगा के उनको उस रोजगार में लगाया जाए। तो जितना भी हाथों के जरिए और छोटी मशीनों से अगर होएगा, पहले भी बनती थी सड़कें, ऐसा नहीं है, काफ़ी टाइम से विकास दर चल ही रही है, हम मान रहे हैं इस बात। सड़कें बनती थी, आप क्या सोचते हैं कि विकास के लिए ये ज़रूरी है और कि मशीनों का इस्तेमाल हो, लेकिन कुछ सुझाव हो, क्या आपका सुझाव हो सकता है? मेन चीज़ तो ये है कि मशीनें तो खैर ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट लेबर वर्क से इतना काम एक जल्द नहीं हो सकता जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा। अगर स्थानीय लोगों को जो फ़ायदा मिलेगा उसमें लेबर से इतना नहीं है, पर यह है कि हाँ, हमें हर चीज़ देख के काम करना पड़ेगा कि हमें जब मशीन लगा रहे तो उससे हमें नुकसान ना हो आने वाले टाइम में। मेन चीज़ वो है। तो जयप्रकाश, देखिए एक आखिरी सवाल मेरा सुशील द्विवेदी जी, देखिए आप विकास भी करना है, चीजें करनी है, आपको लग रहा है कि अगर इस चीज से हमें बचना है तो सुशील जी आप मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं पहाड़ों में? पेड़ों का जो कटान हो रहा है, तो पेड़ों पर ज्यादा फोकस करें तो बहुत हद तक हम इस तरह की आपदा से बच सकते हैं। जो प्राकृतिक आपदा उसे तो हम भी नहीं रोक सकते। बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि जब हम पेड़ लगाएंगे तो पेड़ कहलाते हैं लंग्स ऑफ द प्लेनेट। ना केवल ये साफ हवा देंगे, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्या है, जिसकी वजह से आज हम लोग क्लाउड बस्ट या बादल फटने की समस्याएं देख रहे कि 1 घंटे में 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर जितनी बारिश हो जाती, और विज्ञान के आधार पे हम कहते थे क्लाउड बस्ट हो गया। तो मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में हम ना केवल लैंडस्लाइड को तो रोकेंगे ही, साथ में ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा जो बढ़ती हुई बारिश है उसको भी हम रोकेंगे। और अगर हम धरती पर देखें तो जहां तक जितने भी अधिकतर क्षेत्र हैं, जैसे कि जो जिसमें कि हमारा उत्तराखंड भी आया है, हिमाचल प्रदेश भी आया, जहां पर भी हम विकास करें तो विकास का पैमाना कुछ ऐसा हो कि जो हम पुरानी रवायतें थी हमारी, पुराने ढंग से जब हम विकास करते थे तो पहले सड़कें पहले भी बनती थी, लेकिन कुदाल और फावड़े का प्रयोग किया जाता था, और महीने में कहीं 5-6 किलोमीटर तक सड़क बनती थी। लेकिन आजकल जेसीबी और अन्य हाईटेक मशीनों की मदद से या फिर डायनामाइट की मदद से धड़ाधड़ सड़कें जो बन रही हैं, सड़कें जो बन रही हैं वो कहीं ना कहीं और बड़ी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। सुशील जी, ये एक बड़ी वजह है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी हमारे साथ सुरेंद्र डसीला जुड़े, रामानुज जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माहौल टाइप में बस इतना ही, छोटे सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला